हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। कैसे हो डॉक्टर्स? लगता है कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वही 10 साल के सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन एनालिसिस किए हुए एनसीएजम सिलेबस के अकॉर्डिंग में एक सीरीज़, जिसमें आज हम बात करेंगे एनाटॉमी के सेकंड पेपर के। जिस इस सीरीज़ का ज़्यादा आप के लिए है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि आज क्या है कि आपका पेपर अभी मार्च में आने वाले हैं, जिसमें आपको क्या है सबसे ज़्यादा ये रहता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़े। एनाटॉमी तो वैसे ही सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है जिसके सिलेबस कंप्लीट करना ही बहुत मुश्किल होता है। इसमें क्या है, अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो तो इस सीरीज़ में ये है, अब आप सबके लिए है ना ये जो टॉपिक वाइज है इसमें हमने है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं। इस ये क्वेश्चन क्या है कि 10 साल में कम से कम भी 5 से 6 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादा कर क्या है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है, या तो ये एज इट इज़ पूछ लेते हैं या फिर इसमें कुछ वर्ड्स ग्रामेटिक्स को चेंज करके आपसे पूछेगा। जिसमें अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि आगे के इन लेक्चर्स में हम आपको पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी के सेकंड पेपर। और कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम लिंक पे पूछ सकते हैं, नीचे आपको दी गई है। अगर आपको कोई चीज़ की क्वारीज हो तो आप प्लीज़ पूछिए, जिससे हम क्या है हमें आपकी क्वारीज को क्या है क्लियर कर सकें। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए उसके लिए अगले वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे जो आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आते। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड पेपर एनाटॉमी के, जिसमें क्या है सबसे पहला सब टॉपिक यानी सब चैप्टर आता है जिसका नाम है प्रमाण शारीर। प्रमाण शारीर प्रमाण शारीर वैसे तो एनसीएसएम सिलेबस में 1 नंबर या 2 नंबर का वेटेज दे रखा है, लेकिन कई बार क्या एग्जामिनर इसको 5 नंबर में भी दे देता है। 5 नंबर में ऐसे देता है कि प्रमाण शारीर का महत्व लिखें एवं उसका वर्णन करें। या तो देखो, प्रमाण दो तरीके के बता रखे हैं एनाटॉमी में, एक तो होता है अंगुली प्रमाण, एक होता है अंजलि प्रमाण। तो अंजलि प्रमाण तो इजी है, ये तो आप पूरा याद कर लीजिएगा। अंगुली प्रमाण में क्या है कि आप थोड़ा बहुत याद कर लेना, जैसे पूर्ण शरीर का प्रमाण कि आचार्य चरक ने क्या माना है, वाग्भट ने क्या माना है और सुश्रुत ने क्या माना है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे 3.5 हाथ है ना, सारे शरीर का प्रमाण वाग्भट ने माना है। 180 अंगुल, ऐसे अलग अलग आचार्य ने अलग अलग अपने धारणा दी है। तो आपको उस अकॉर्डिंग याद करना है। और इसका महत्व है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका महत्व है। ये लिख दोगे तो इसमें क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। लास्ट 2 बार ये आया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कोष्ठ एवं आशय। कोष्ठ एवं आशय जो है, मेनली अगर आप आगे जाके पढ़ोगे ना कि ऑर्गन्स, तो इसमें क्या है मेनली ऑर्गन्स आते हैं जो आयुर्वेदिक के मतलब आयुर्वेदिक अनुसार लिख रखा है, जैसे प्लिया और ये जितने भी है कोष्ठ और आशय, इन सबको पक्वाशय आमाशय, इनको आप रिलेट करके मॉडर्न को आयुर्वेदिक क्या तो डायरेक्ट पूछ लेगा 5 नंबर में। कोष्ठ एवं आशय का वर्णन करिए, उसकी परिभाषा लिखते हुए उनके आशय का वर्णन करो। क्या तो ये ऐसे देगा। अदरवाइज अगर ये ऐसे नहीं देता है तो आपको मॉडर्न में तो क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे आपको कोई भी चीज़ पूछ लेगा, लीवर पूछ लिया या स्प्लीन पूछ लिया, तो आपको उसके बाद में ना यकृत तो प्लिया भी लिखना है, जिससे कि आपके मार्क्स जो है सबसे अच्छे आएंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं सीधा शारीर। सीधा और धमनी शारीर, ये 2 चैप्टर दे रखे हैं एनसीएसएम सिलेबस में। इससे मेनली क्या है कि एमसीक्यू बनता है। इसके क्लासिफिकेशन आप देख लेना, ज़्यादा कर क्या है कि इसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज जो अपन सीवीएस पढ़ेंगे ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर से जैसे आर्टी वेन्स कौन सी किसकी ब्रांच होती है वो एमसीक्यू बन सकता है इस टॉपिक से। उसके बाद में अपन बात करते हैं सोतस। सोतस जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि कई बार एग्जामिनर क्या तो डायरेक्ट पूरा दे देगा कि सोतस की परिभाषा, उसकी निरुक्ति पर्याय लिखते हुए उसके क्लासिफिकेशन का वर्णन करें। या फिर आपको क्या देगा, अलग अलग आचार्यों के अनुसार सोतस के वर्णन करें। जैसे कुछ आचार्यों ने 9 माने, कुछ ने 11 पैर माने, जैसे आचार्य सुश्रुत ने क्या 11 पैर में माने और आचार्य चरक ने 13 माने। तो यह आचार्यों ने कैसे कौन कौन से माने, किस आचार्य ने कौन सा नहीं माना, ये आपको लिखना है उसमें वर्गीकरण में। प्लस ये लिखने के बाद आपको क्या है एनाटॉमी के एस्पेक्ट्स है ना, इसमें आपको इन सब के क्या लिखने हैं, मूल। सभी स्रोतों के मूल आप याद कर लेना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है, ज़्यादा अगर पूछा गया भी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कला। कला जो है, कला भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 5 नंबर का आता है। ये जो आयुर्वेदा है, आप एनाटॉमी में आयुर्वेदा के टॉपिक जो है ना सीधे सीधे चैप्टर ही पूछता है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, इतने बड़े टॉपिक भी नहीं है। जैसे कला, कला में क्या देगा वो, क्या तो पूरी कला दे देगा, सातों की सातों कला पूछ लेगा आपसे। अगर आपसे सातों कला नहीं पूछता है तो आपसे क्या पूछेगा वो कि अगर 5 में आता है तो सातों कला थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देना। अदरवाइज क्या है कि कई बार ऐसे पूछ लेता है कि कला की व्याख्या यानी उसकी निरुक्ति पर्याय परिभाषा लिखते हुए उसकी पित्तधरा कला का वर्णन करे। और आपको पता होनी चाहिए, जैसे पित्त षष्ठी कला जो होती है उसको अपन ने पित्तधरा कला बोला है, 5वीं पक्वाशय वाली होती है। ऐसे आपको सारी की सारी है ना
कला का नंबर वाइज सीक्वेंस याद रखना है। एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि प्रथम धरा कला को क्या कहते हैं, षष्ठी धरा कला को क्या कहते हैं। तो ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज इसको याद करना है। आगे वाले लेक्चर्स में हम आपको इन सब चीज़ों की टिक्स के साथ हम आपको याद करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं टॉपिक इंद्रिय साधन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये क्या है कि इंद्रिय साधन तो आपने हर जगह पढ़ाई है, चरक में और पदार्थ में, क्रिया शरीर में, इन सब में क्या है कि आपने ये जो पंचक पढ़ा है ना, ज्ञान इंद्रिय पाँच, पाँच कर्म इंद्रिया, उनके अधिष्ठान, उनके कर्म और उनका पंचभौतिक संगठन, ये सारे के सारे जो आप है उनके विषय, ये सारे के सारे ना इस इंद्रिय पंचक को आपको लिखना है इसमें इंद्रिय शरीर में। मेनली ये यहाँ भी नहीं तो आपके हर जगह काम आएगा, तो इसको आप याद कर लेना। उसके बाद में अपन बात करें त्वचा। त्वचा आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न में सेंसरी ऑर्गन में भी दे रखी है। तो आप मॉडर्न का तो यहाँ पे लिखना ही होता है। अगर आपके 5 नंबर में या 10 नंबर में त्वचा देते हैं तो सबसे पहले आपको सुश्रुत के अनुसार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सुश्रुत के अनुसार है ना त्वचा को याद करना है। उसकी क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार की त्वचा है वो लिखनी है, प्लस उसमें जो रोग हो रहे हैं, कौन सी त्वचा में कौन सा रोग उत्पन्न होता है वो लिखना है और सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। इसका शायद टिक बना रखी है हमने अलो आभास ने। ये आपको आगे लेक्चर्स में आपको त्वचा जब पढ़ाई जाएगी रचना शरीर की सीरीज में तब आपको हम याद करवा देंगे। इसमें जो है उसके बाद में आप ये तो लिखोगे आयुर्वेदा, उसके बाद में आपको एक मॉडर्न में भी इसकी जो लेयर होती है ना, स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम ग्रेनुलोसम, स्टेटम स्पाइनोसम, ये सारी की सारी जो है आपको लिखनी पड़ेंगी, इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो सब इसका चैप्टर है वो है मर्म शरीर। सेकंड पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज जो आयुर्वेदा का टॉपिक लेके जाता है वो है मर्म शरीर। मर्म शरीर में है ना मेनली आपको पता है 10 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में एक तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि मर्म की व्याख्या करते हुए, यानी मर्म का पर्याय, निरुक्ति एवं मर्म की परिभाषा जो है उसको लिखकर उसका वर्गीकरण लिखना है। वर्गीकरण अनेक प्रकार से दे रखा है, रचनात्मक, क्रियात्मक और ऐसे 3-4 प्रकार के इसमें वर्गीकरण है, वो आपको लिखने हैं। ये 10 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अदरवाइज आपसे त्रिमर्म पूछ लेगा जो बता रखे आचार्यों ने, हृदय, बस्ती और सिर और नाभि। ये कुछ आचार्यों ने तो नाभि माना है और कुछ आचार्यों ने सिर को माना है त्रिमर्म के अंदर। ये जो त्रिमर्म होते हैं आपको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपको मर्म पढ़ाएंगे, उसमें आपको पढ़ना है। और ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एनाटॉमी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना सेकंड पेपर का वो है मैम सारी। इसको तो आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये एकदम अच्छे से आप कंटेस्ट करके जाना, क्योंकि इससे 10 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा, ये तो गारंटी है। उसके बाद में इसमें कई बार ऐसे पूछेगा कि रचनात्मक मर्म का वर्णन करें, या फिर ये दो ये प्रकार, जैसे 10 नंबर में डायरेक्टली पूछे सद्य प्राणहन मर्म क्या होते हैं और कालांतर प्राणहन मर्म क्या होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, तो आपको इसमें लिखने हैं। और या फिर शिरा मर्म का वर्णन करें रचनात्मक में, ये ऐसे पूछता है आपसे क्वेश्चन। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड पेपर की। अपन ने आयुर्वेदा की सारी बात कर ली है, अब मॉडर्न के जो इसमें यूनिट्स दे रखी है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, यहाँ से ज़्यादा कर क्वेश्चन देखो, सबसे ज़्यादा दो तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एक तो है ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट पूछ लेता है, जो राइट और लेफ्ट लंग की दोनों की अलग थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको ध्यान रखना है। राइट और लेफ्ट में कंपेरिजन में आपको याद करना है। और दूसरा क्या है, डिफाइंड लंग विथ इस डायग्राम। ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट जो है 5 नंबर में पूछा गया है सबसे ज़्यादा। ये 10 नंबर में ऐसे पूछ लेता है, क्या तो राइट लंग दे देगा आपको, क्या लेफ्ट लंग दे देगा। इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स लिखते हुए जो भी आप मॉडर्न के टॉपिक पढ़ोगे वो आपको सब टॉपिक के जो ऑर्गन्स है उसके नर्व सप्लाई, आर्टियल सप्लाई और उसकी वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सब आपको लिखने हैं। ये कोई भी नहीं बोलेगा एग्जामिनर आपको लिखने के लिए, आपको खुद की इच्छा से ही लिखने हैं, क्योंकि इसके आपको नंबर मिलते हैं। तो आप ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक हो उन सबको आपको आर्टियल सप्लाई, नर्व सप्लाई और वेनस सप्लाई ईजी है। जैसे जितने भी ऑर्गन होंगे विसराज, उसको कौन सी नर्व सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उसमें कौन नर्व सप्लाई करती है, वेगस नर्व। तो आपको कुछ आए ना याद, आप वेगस नर्व लिख देना। और आर्टीज का जो नाम है, अगर आपको आर्टी की इसकी एग्जैक्ट सप्लाई नहीं याद हो तो इससे रिलेटेड जैसे पल्मोनरी आर्टी या फिर पल्मोनरी वेन, ये चीज़ें आप लिख दोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, महज तो लिम्फेटिक ड्रेनेज दो ही चीज़ होते हैं, 75% तो आपको पता होगा कि है ना थोरेसिक डक्ट से होता है, और जो बाकी का बचा हुआ 25% है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये दो चीज़ होती है, पूरे लिम्फेटिक ड्रेनेज को संभाल रखा है इन दोनों चीज़ों ने। उसके बाद में आपको हम पढ़ाएंगे आगे कि लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, उसके जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर। अगला अपन क्वेश्चन करते हैं जो है इसमें 5 नंबर में पूछ लेता है रूट ऑफ लंग।
रूट ऑफ लंग का मतलब है इसमें आपको क्या लिखना है कि जो लंग्स है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स जाती है और क्या क्या बाहर निकलती है, इनटेक और क्या क्या होता है इसके अंदर, जैसे टेक या कौन से लेवल पे जाती है, कौन सी आर्टरी जाती है, कौन सी वेन्स जाती है, कौन सी लिम्फेटिक जाती है वेसल, ये सारी लिखनी है इसमें। उसके बाद में आपको लिखना है प्लूरा, जो एक्सटर्नल इसकी कवरिंग है ना प्लूरा, वो लिखने हैं इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट। ये भी 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और एक इसमें डायफ्राम जो है मसल, उसका पूछ लेता है। वैसे फर्स्ट पेपर में मायोलॉजी में भी डायफ्राम है, अगर आप यहाँ पे याद करोगे तो भी आपके इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेता है 10 नंबर में कि डायफ्राम और इस ओपनिंग, ओपनिंग में क्या है आपको लेवल्स, इसके मेज नहीं है ना, आप लेवल याद कर लेना। ये आपके एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछा जाने वाला है कि डायफ्राम से एमसीक्यू तो बना देता है वो कि कौन से लेवल पे क्या होता है, तो आप ये याद कर लेना। नेक्स्ट यूनिट है इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली जो है ऑर्गन पूछता है, क्या तो ये आपको दे देगा लीवर, क्या देगा स्प्लीन, ये है ना मेनली 10 नंबर या 5 नंबर में दे सकता है आपको। इसमें क्या है, जैसे लीवर के एक्सटर्नल फीचर लिखते हुए उसकी सप्लाई और नाउ और क्लिनिकल उसका लिखना है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में आप दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, इसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये 10 नंबर में पूछ देता है इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट, ये आपको लिखना है। और इसमें 5 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है उसकी डिफरेंट पोजीशन, जैसे 12 o'clock कौन सी सबसे डेंजरस है, कौन सी ठीक है, जो कौन सी नॉर्मल में कंडीशन में, कौन सी किस कंडीशन में, तो क्लिनिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। और मैक बनने पॉइंट यानी डायग्नोसिस करते हैं ना अपन अपेंडिसाइटिस को, तो मैक बनने पॉइंट उसमें हेल्पफुल है। तो वो मैक बनने पॉइंट होता क्या है, कैसे किस किस लेवल के बीच में वो बनता है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपको है ना 5 नंबर में पूछते हैं एग्जामिनर। उसके बाद में इसमें क्या है, 10 नंबर में स्टमक पूछ लेता है, स्टमक और इस क्लिनिकल, इसमें वही आपको एक्सटर्नल फीचर लिखने हैं, स्टमक की सप्लाईज लिखनी है और इसके क्रेवेचर दोनों उसकी सप्लाई लिखनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसका एक डायग्राम है बीडीसी में, वो आप ध्यान रखना, वो डायग्राम इसमें बनाना है इंपॉर्टेंट। जो भी एनाटॉमी के क्वेश्चन है ना, आप डायग्राम भी उसमें सबके जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम बनाएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। तो डायग्राम बनाने में आप कोई भी वो मत रखना कि डायग्राम बनाकर ही आना अगर आपको आता हो तो। उसके बाद में आपको बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, डिओडिनम। डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली पार्ट्स होते हैं ना, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम। आपको पूछ लेगा कि डिओडिनम एक्सप्लेन करो, उसमें डिओडिनम के अपन पार्ट्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हुए उसका क्लिनिकल बताना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, जैसे ओपनिंग जो इसकी कवरिंग होती है ना जीआईटी की, वो है पेरिटोनियम, एब्डोमेन की जो कैविटी है वो आपको ध्यान रखना है, पेरिटोनियम उसकी, और प्लस उसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट, ये आपको लिखना है। 10 नंबर में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद में अपन बात करें सीवीएस। सीवीएस कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है, इस यूनिट में ना मेनली क्या तो दोनों हार्ट के जो चैम्बर है, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों में से एक देगा और उसकी ओपनिंग्स आपको बतानी है, प्लस उसकी जो सरफेस मार्किंग है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको कई बार क्या एग्जामिनर आर्टिस्ट दे देता है 5 या 10 नंबर में, जैसे दे देगा आयोटा का एक्सप्लेन करें, या कॉमन कैरोटिड आर्टरी को एक्सप्लेन करें, या सिलिक टंग को एक्सप्लेन, या फिमोरल आर्टरी को सब। ये जो आर्टरीज है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरीज है। वैसे वो देने में तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन एग्जामिनर ज़्यादातर इन आर्टरीज को, मेजर आर्टरीज को करता है टारगेट। इन जो आर्टरीज को है आपको एक्सप्लेन करने का, आप कैसे करोगे, इसमें क्या है कि एग्जामिनर पूछता है आपसे कॉज कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे टर्मिनेट करती है, कौन सी इसके ब्रांचेज होती है, कितनी ब्रांचेज हो, इस आर्टरी को कौन सी मसल या फिर कोई स्ट्रक्चर लिगामेंट कोई चीज़ जो है इसको कट करके, कट यानी इसको एक तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिससे ब्रांचेस के प्रोक्सिमल मिडल और ऐसे ब्रांचेस निकलती है। तो आपको इसमें सबकी ब्रांचेस याद करनी है। ये 5 या 10 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इससे आपका है ना जो इसमें सीधा और धमनी है उसके एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे इसको आर्टरीज की ब्रांचेस याद कर लोगे तो। और इससे आप है ना सभी ऑर्गन्स की सप्लाईज भी लिख सकते हो, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिट है यूरिनरी सिस्टम। जो यूरिनरी सिस्टम है ना उसके अंदर 5 नंबर में ब्लेडर पूछता है, और ब्लेडर के जो लिगामेंट है 2 और 4 लिगामेंट वो आपको लिखने हैं, या फिर इसमें डायगोन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर एक स्ट्रक्चर बनती है उसका आपको एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, कोई भी 5 नंबर में एक किडनी दे देता है, या तो देगा लेफ्ट या देगा राइट। अगर दोनों किडनी देगा तो 10 नंबर में देगा। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और कंपेरिजन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इसका यूरेटर, इसमें 5 नंबर में कई बार क्या यूरेटर भी पूछ लेता है, उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट और उसके जो कोर्स है वो बताना होता है। उसके बाद में अपन बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यूनिट आती है नेक्स्ट यूनिट। उसमें क्या है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, क्या तो ओवेरी पूछेगा, क्या टेस्टिस पूछेगा उसके क्लिनिकल, इसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अदरवाइज एक 10 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसका नाम है एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, पूछते हुए आपको यूटरस के डायग्राम बनवा लेगा।
तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। या फिर इसमें ग्लैंड जैसे सेमाइन है वैसे अगर खूब सारे ग्लैंड है, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो ग्लैंड है रिप्रोडक्टिव में वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये रिपीट हुआ है 2 से 3 बार 5 सालों में, और 10 सालों में ये आराम से 5 बार रिपीट हो गया ये प्रोस्टेट ग्लैंड। जो आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना है एग्जाम में। उसके बाद में लास्ट यूनिट जो है सेकंड पेपर की वो है सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम में अभी सेंस ऑर्गन्स है, तो सेंस ऑर्गन्स में क्या है, कुछ भी दे देता है एग्जाम में। अगर टंग दिया है इस बार तो नेक्स्ट टाइम आपको नोज दे देगा, नोज दे दिया तो इन 3 में से कुछ भी। तो मेनली इसमें एक स्किन भी आती है, तो स्किन तो आपने त्वचा में याद करनी है। स्किन तो दोनों जगह आ गई, यहाँ पे भी आ गई वहाँ पे भी आ गई, और फिजियोलॉजी में भी है त्वचा, और हर जगह त्वचा आती है। तो त्वचा तो आपको याद करके रखनी है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेंस ऑर्गन में ना आपसे कई बार पूछता है टंग। टंग में भी क्या है, इसके आपको मसल्स है ना, जो भी मसल है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, वो मसल्स को याद करना है। प्लस इस पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो रही है, सरफेसेज और बॉर्डर, वो आपको याद करते हुए इसका क्लिनिकल याद करना है, ठीक है। उसके बाद में नोज, ये क्या है 10 नंबर में पूछता है सेंसरी ऑर्गन में। कोई भी एक ऑर्गन देगा वो 10 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे अब नोज पूछ लिया, नोज में क्या तो लेटर वॉल ऑफ नोज पूछता है, क्या नहीं पैरानेजल साइनस। तो पैरानेजल साइनस है ना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट आपको याद रखना है, और इसकी सप्लाई 10 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद में अपन बात करें ईयर। ईयर जो है, ईयर में मेनली जो है एक्सटर्नल, इंटरनल और मिडल ईयर होता है, बट इसमें भी इन तीनों पार्ट में भी ईयर से सबसे ज़्यादा क्या है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ईयर पूछता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या पूछता है, इंटरनल ईयर। 10 नंबर में पूछ रहा था कि उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनती है, और वो जो साउंड है कैसे सुनता है, वो आपको प्रोसेस लिखनी है। प्लस उसमें कौन सी नर्व आती है और सप्लाई, वो नर्व कोर्स लिख देना, प्लस उसकी जो सप्लाई है ईयर की वो लिखनी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका ऑर्बिट। आई जो है ना, आई उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछते हैं ऑर्बिट के अटैचमेंट, इंट्रा ओकुलर अटैचमेंट और एक्स्ट्रा ओकुलर अटैचमेंट जो ऑर्बिट के अंदर होते हैं मसल्स के, वो आपको याद करने हैं, और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये याद करते हुए आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गया। होप कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चले होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप बने रहिए इस चैनल पर। अगर आपको कुछ समझना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकें, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगले लेक्चर्स में इसी सीरीज़ में हम आपको ये जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्रियाशारी जितने भी ये सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के, इन सब की हम आपको पेपर्स जो है एक एक करके सॉल्व करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम डॉक्टर्स।